हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए लाया हूँ रेलवे का नया कोर्स जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा एनटीपीसी सीबीटी 2 में और रेलवे ग्रुप डी में। क्योंकि मैं अब लाया हूँ आपके पिछले 30 सालों में आए हुए क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ। मैं लेकर चलूँगा आपको 1992 से 1992 से और मैं आपको 1992 से और 2017 तक के सवाल लगवाऊंगा। ठीक है। होता क्या है कि अब अगर पिछले सालों के क्वेश्चन हम लगा लेते हैं तो हमको एक पैटर्न पता चल जाता है कि हाँ रेलवे हमारा इन फैक्टर से सवाल पूछता है और हमको एक आइडिया लग जाता है कि वो हमसे ऐसे सवाल पूछने वाला है फ्यूचर में। जो भी सवाल आए हैं हम उन सवालों के साथ साथ उसके आसपास का बैकग्राउंड भी चेक करेंगे, मतलब जानेंगे कि हाँ इसके आसपास के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। और यकीन मानिएगा अगर आपने पूरी क्लास कर ली, पूरी सीरीज कर ली, तो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगी ये। चलिए पहला सवाल करते हैं और मैं इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, थोड़ा बड़ा दिखेगा। तो पहला सवाल है, गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? तो आंसर है आपका लाल रंग की चमक होगी। आसान था, हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, भूकंप तरंगें किसमें दर्ज की जाती हैं? आंसर है सिस्मोग्राफ में। ठीक है। अब यहाँ से आपने ये पढ़ लिया कि भूकंप तरंगें किसमें दर्ज की जाती हैं। आंसर भी हो गया सिस्मोग्राफ में। तो क्या इतना पढ़ना सफिशियंट है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या यही सवाल एग्जाम में आएगा अभी 2022 में एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी में? आंसर होगा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भूकंप तरंगों से कोई क्वेश्चन आएगा तो जवाब होगा 90% या 95% चांस है कि भूकंप तरंगों से कोई ना कोई सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो उसी के बिहाफ पर हम भूकंप तरंगों को यहीं से पूरा पूरा पढ़ लेते हैं। हम हेडिंग डालेंगे भूकंप तरंग तरंगे। ठीक है, हम हेडिंग डालेंगे भूकंप तरंगे। अब इसमें पढ़ने के लिए कितने चीज़ें हैं? तो वो भूकंप तरंगों के प्रकार पढ़ने हैं। ठीक है, भूकंप तरंगों का पैमाना पढ़ना है और क्या पढ़ना है? भूकंप तरंगों को नापने का जो उपकरण है वो पढ़ना है। ठीक है, बस कुछ नहीं, छोटा छोटा है। देखो प्रकार में कितनी है, 3 प्रकार हैं। प्राइमरी, पी जिसको बोलते हैं, दूसरी एस है सेकेंडरी और तीसरी है लार्ज वेव। ठीक है, इनको पी एस एल 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, ये याद रखो। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लार्ज। ठीक है, ये तीनों हो गई, ये बात खत्म होगी। पैमाने कितने तरह के होते हैं इसमें? 2 तरह के। पहला होता है मर्केली स्केल, एक होता है मर्केली स्केल और एक होता है रिक्टर स्केल। ठीक है, 2 प्रकार के पैमाने हो गए, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। और उपकरण कौन सा यूज किया जाता है? उपकरण किया जाता है इसको नापने के लिए सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो कि अभी ये आया हुआ था। ठीक है, तो भूकंप तरंगों के हम सारे एस्पेक्ट जान चुके हैं और थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे प्राइमरी तरंगे हो गई, सेकेंडरी तरंग हो गई और लार्ज तरंगे हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गए 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। दूसरा हो गया पैमाने कितने तरह के होते हैं? मर्केली और रिक्टर पैमाने होते हैं। उसमें नापा किससे जाता है? ये सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। ठीक है, अगर कभी सवाल आ जाए कि भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर नापी जाती है, तो वो होती है मर्केली पर। भूकंप की तीव्रता का पैमाना, भूकंप की तीव्रता का पैमाना क्या है? मर्केली। ठीक है, रिक्टर में उसकी मैग्नीट्यूड नापा जाता है। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो कि मर्केली और रिक्टर दोनों भूकंप को नापते हैं। इतना ही आएगा आरआरबी के लिए, है ना, वो ज़्यादा डीप में नहीं जाता है। इतना ही पूछेगा कि भूकंप के 2 पैमाने बता दीजिए, या तो उपकरण कौन सा होता है जो आ चुका है, कितने प्रकार की तरंगें होती हैं, प्राथमिक, सेकेंडरी और लार्ज। ठीक है, तो बस इतना ही जानना है इसमें से और इसी में से हो जाएगा सवाल आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? क्वेश्चन है बढ़िया। आंसर है पराबैंगनी विकिरण से। पराबैंगनी विकिरण को हम क्या और बोल सकते हैं? यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज इंग्लिश में। ठीक है, तो यूवी रेज जो होती हैं वो ओजोन उनको क्या करता है? देखो सूर्य है यहाँ पर, ठीक है,
और ये हमारा पृथ्वी है। यहाँ पर कहीं पर ओजोन की लेयर होगी, ठीक है। ठीक है, ओजोन की लेयर, ये सूर्य है, इसने अपने यहाँ से यूवी रेज को छोड़ा, यूवी रेज आती है, बट वो इसके क्रॉस नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो इससे हमारी पृथ्वी क्या हो जाती है, बच जाती है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है, अब हेडिंग डालिए ओजोन, हेडिंग डालिए ओजोन, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखिए कि ये कहाँ पाई जाती है, यह पाई जाती है कहाँ, समताप मंडल में, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। हम आगे बताएंगे समताप क्षोभ और ये आयन मंडल ये सब क्या होते हैं, ये हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि समताप मंडल में ये पाई जाती है, पहला फैक्ट हो गया, ठीक है, ओजोन। ये दूसरा फैक्ट है, ये क्षोभ, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में भी पाई जाती है, ठीक है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में भी पाई जाती है, दूसरा फैक्ट हो गया ये। अगर देखो दोनों सवाल, दोनों ऑप्शन आ जाएं, आंसर आ जाएं, तो आंसर लगाना है समताप मंडल, वरना अगर कभी क्षोभ ही क्षोभ दिखाई दे या समताप नहीं दिखाई दे तो क्षोभ भी सही होगा कि क्षोभ में भी ओजोन परत है, ठीक है। मगर वो कैसी है, प्रदूषित है वहाँ पर, क्योंकि सारे प्रदूषण वहीं जाकर जमा हो जाते हैं। अच्छा, ये क्यों है ओजोन क्षरण, अगर ये ओजोन की यूवी रेज, यूवी रेज अगर इसको पार कर जाएगी और यहाँ पर जैसे हम लोग सब हैं, तो हमको क्या नुकसान है, हमको ये देगी त्वचा कैंसर, इससे क्या होता है, त्वचा का कैंसर और अन्य और कई तरह की बीमारी होती हैं, बड़ी चीज़ जो है वो त्वचा का कैंसर देगी, ठीक है। तो त्वचा का कैंसर देगी तो बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो अभी हमने जो है फैक्ट जान लिए कि ओजोन कहाँ पाई जाती है, ओजोन के बारे में कि वो कहाँ पाई जाती है, तो वो समताप मंडल और क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ओजोन से क्या हो सकता है, ओजोन से त्वचा का कैंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में ही। अच्छा, तो फिर ये ओजोन का जो त्वचा में कैंसर करेगा, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, परंतु हमने सुना है कि यहाँ ओजोन में कहीं पर ना छिद्र भी हो रहा है। छिद्र का मतलब है कि वो पतली होती जा रही है परत उसकी ओजोन की, और वहां से यूवी रेज ना क्रॉस कर जा रही है, यूवी रेज क्रॉस करके कहाँ आ जाती है, पृथ्वी की सतह पर, यूवी रेज क्रॉस करके पृथ्वी की सतह पर आ जा रही है। तो जो कमजोर होने का कारण है इसका, तो ओजोन के क्षरण का कारण, इसको क्षरण का कारण कह लीजिए, या उसमें कह लीजिए ओजोन में छिद्र जो हो रहा है, छिद्र का कारण वो क्या है, वो हम ही हैं। हम कैसे हैं, हम यहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन पैदा कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पैदा कर देते हैं हम मनुष्य, और उसे भेज देते हैं ऊपर। उससे क्या होता है, उससे ये ओजोन की परत जो है इसमें क्षरण हो जाता है, यानी कि वो कमजोर हो जाती है, वो पतली हो जाती है, और वहां से यूवी रेज आसानी से क्रॉस कर सकती है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये आती कहाँ से है, ये आती है हम लोगों के फ्रिज से, फ्रिज से, AC से, स्प्रे से, ठीक है। जो हम स्प्रे करते हैं बड़े खुश होके जाते हैं, वो सब क्या है, वो सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज कर रहे हैं, और वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जाकर क्या कर रही है, ओजोन परत में नुकसान पहुंचा रही है, और उस परत को वो कमजोर कर रही है, और वहीं से यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज पृथ्वी पर आ रही हैं, और हम फिर खुद ही मरेंगे, यानी हम ही अपनी मौत का कारण खुद ही होंगे, ठीक है। अब इसमें एक दो चीज और जान लेते हैं कि कुछ आपने सुना होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी कि ओजोन से संबंधित कोई सम्मेलन हुआ है कि, हाँ हुआ है, ओजोन से संबंधित, ओजोन से संबंधित क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1987 में, सबसे इम्पोर्टेंट बात है याद करने के लिए, ठीक है। और एक और फैक्ट है, 16 दिसंबर को ओजोन दिवस है, 16 दिसंबर को ओजोन डे है, ओजोन दिवस है, ओजोन दिवस है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ से आपको ओजोन के बारे में कितनी चीज़ें बता दी हैं, दोबारा सम अप कर लेते हैं, ठीक है।
ओजोन कहाँ पाई जाती है? ओजोन पाई जाती है समताप मंडल और क्षोभ मंडल में। ठीक है, पहला फैक्ट मैंने ये दिया आपको। दूसरा, ओजोन के ना होने से क्या होगा? ओजोन के ना होने से हमें कौन सी बीमारी होगी? त्वचा का कैंसर होगा। दूसरा फैक्ट दिया। ओजोन की कमजोरी का कारण क्या है? ओजोन किसके कारण कमजोर हो रही है, या ओजोन को नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है? तो वो हमारे ओजोन को नुकसान पहुंचा रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी गैस पहुंचा रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कैसे हो रही है वो भी मैंने बताया। वो कहाँ से आ रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? फ्रेज ऐसी स्प्रे वगैरह से आ रही है। ओजोन से संबंधित कोई हुआ है अभी तक सम्मेलन? हाँ हुआ है, ओजोन से संबंधित हुआ था 1987 में। उसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन दिवस कब मनाया था? 16 दिसंबर को। अब इतने सारे ओजोन के बारे में फैक्ट जानने के बाद क्या आपको लगता है कि ओजोन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा और आपसे छूट जाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ओजोन से संबंधित आपको लगभग सारी जानकारी मिल चुकी है। आप इन्हीं सभी फैक्ट्स को अच्छे से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आपका ओजोन से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अभी आगे आने वाले सवाल, अभी तो हम 1992 के सवाल कर रहे हैं, आपने देखा ना। अभी हम कहाँ के सवाल कर रहे हैं? 1992 वाले कर रहे हैं। जैसे जैसे हम धीरे धीरे 2017 तक बढ़ेंगे ना, आप ये देखिएगा कि ओजोन के बारे में कैसा भी सवाल आएगा आप अभी कर देंगे चुटकी बजा के। ठीक है, तो बस जितना बता रहे हैं उतना पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी रहेगा। ठीक है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा, आपका मूल्यांकन खुद ही हो जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अधिक धुएं धुएं से भरा कोहरा क्या होता है? बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या होता है? उसे कहते हैं धूम कोहरा। ठीक है, तो ये तो याद करने वाली बात है, समझने वाली तो है नहीं। अगला सवाल है, इस फिग्नो इस फिग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो ये क्या नाम था? रक्तदाब। अगर रक्तदाब नहीं समझ में आ रहा तो इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो बीपी जो डॉक्टर साहब नापते हैं उसमें पारा होता है ना, बीपी जो नापते हैं उसमें पारा होता है, वो चढ़ता है। अब तो खैर डिजिटल भी आ गए हैं, तो डिजिटल वालों में तो खैर वो नहीं है सिस्टम। ठीक है, पहले एक पारा वाला भी हुआ करता था। तो वो होता है स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, अगला सवाल, पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो ये ऑक्सीजन। ये आंसर के अकॉर्डिंग लगाया हुआ क्वेश्चन है, आंसर में नाइट्रोजन नहीं आया होगा। नहीं तो क्या है? सबसे ज्यादा कौन सी है पृथ्वी पर गैस है? नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से कम है फिर ऑक्सीजन, फिर अन्य गैसें आती हैं जैसे CO2 हो गई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है वो नाइट्रोजन गैस है, ये लगभग 78% है। ऑक्सीजन लगभग कितनी है? 21% है। लगभग मैं बता रहा हूँ, पॉइंट में याद मत रखो, लगभग में याद रखो काफी है। एग्जैक्ट तो सबको नहीं पता होती है, और ना जो एग्जाम में पूछेगा उसको भी नहीं पता होगी एग्जैक्ट पॉइंट में कितनी होगी। ठीक है, वो सब वैसा विषय है। तो 78% हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन है हमारी पृथ्वी पर, और 21% ऑक्सीजन है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? उसको दिखता है काला। बहुत सारी पिक्चरों में भी आपने देखा होगा, अंतरिक्ष की मूवी, मतलब कोई स्पेस की मूवी हो तो उसमें देख लिया कि उनको अगर इस पे उनको आसमान, जब उनका स्पेस शटल कभी जाता है, मूवीज वगैरह में देखते हो तो वो भी ब्लैक ही दिखाते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, आप आसपास की चीजों से भी समझ सकते हैं, मूवी वगैरह देख के भी सीख सकते हैं इस चीजें कि हाँ भाई उनको काला ही दिखता है जब भी हमको मूवी में काला दिखाते हैं। ठीक है, अगला सवाल, बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? देखो, बिजली का जो बल्ब होता है वो ऐसा होता है, इसमें होता है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो बीच में लगा हुआ होता है ना तार सा, ये होता है तंतु, जो होता है वो टंगस्टन का होता है। तो हम जो है ना, सही बात है। अब हम यहाँ से ना सारे चीज समझ लेंगे बल्ब और टंगस्टन के बारे में। ठीक है, पहली बात तो एक बल्ब में क्या होता है? टंगस्टन का तंतु होता है। टंगस्टन का ही तंतु क्यों लिया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक लगभग लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका जो गलनांक है वो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है, यानी कि आप इसको इतना टेम्परेचर भी दे देंगे तो भी ये गलेगा नहीं, यानी कि मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो कारण ये है। दूसरा कि ये जलने के बाद चमक पैदा करता है। अगर इसमें धारा प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए,
यानी कि इसको करंट दिया जाए तो ये इसमें क्या होती है, चमक पैदा होती है। क्या आपके ऊपर जो तार वार जाते हैं ये बिजली की सप्लाई वाले, क्या उनमें विद्युत धारा जाने पर चमक पैदा होती है? नहीं होती। तो इसकी एक खास बात ये भी है कि इसमें अगर बिजली दौड़ाई जाएगी तो ये क्या करेगा, चमकेगा। इस वजह से ये प्रकाश पैदा करेगा। ठीक है, कारण एक समझ में आ गया। अब बल्ब जो होता है, बल्ब में दो चीज़ें और होती हैं कि एक सवाल आ जाएगा बल्ब में कौन सी गैसें होती हैं। तो बल्ब में होती है एक तो नाइट्रोजन होती है, एक ऑर्गन गैस होती है। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भी भरी हुई होती है इसके अंदर। तो अभी तो ये सवाल आया कि तंतु कौन सी धातु का बना होता है, तो वो टंगस्टन आ गया। लेकिन कल को सवाल आ जाएगा कि बल्ब के अंदर कौन सी दो गैसें होती हैं, तो फिर कहाँ से करोगे? तो वो यहीं से समझ लो कि उसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैसें होती हैं। आर्गन के बारे में एक और फैक्ट समझ लिए कि ये अक्रिय गैस है। कैसी गैस है? अक्रिय गैस है। तो ये हो गई आर्गन के बारे में बातें। अगला सवाल, हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस पथ का अनुसरण करता है? तो वो परवलयाकार यानी पैराबोला बनाता है, ये तो सबको पता है। मिसाइल कोई भी छोड़ोगे तो वो कैसे जाती है, वो ऐसे ही जाती है। तो ये क्या बना, पैराबोला बना। अब कोई मिसाइल ऐसे थोड़ी ना जाती है एकदम गोल जा रही हो, ऐसे बिल्कुल गोल। वो जाएगी, ऐसे जाएगी कुछ दूर, फिर ऐसे चलेगी, फिर चलती रहेगी, फिर ऐसे चलेगी, फिर ऐसे गिर जाएगी। तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये परवलय पथ बनता है इसका। बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है। पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं। पेट्रोल ऊपरी सतह पर रहता है और जलता रहता है। बिल्कुल सही बात है, पेट्रोल ऊपर रहेगा और हवा से उसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी और वो जलता रहेगा। पानी अपना नीचे रहेगा तो वो बुझा ही नहीं पाएगा। ध्वनि तरंगें किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं? तो आंसर है आपका निर्वात से होकर। तो फिर यहाँ से सवाल सिर्फ इतना ही थोड़ी आएगा निर्वात से होकर यात्रा, तो फिर ये भी आएगा कि ध्वनि तरंगें सबसे ज़्यादा किस में यात्रा कर सकती है। तो फिर आपका आंसर होना चाहिए, देखो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि तरंगें सबसे तेज़ जो चलती हैं वो चलती हैं ठोस में, ठोस के बाद चलती हैं द्रव में, और द्रव के बाद चलती हैं गैस में। गैसों में यानी कि वायु में इसकी चाल होती है ध्वनि की 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। और द्रव में यानी कि समुद्र के जल में लगभग मान के चलें तो कितनी होगी? 1522 मीटर पर सेकंड। ठोस में अगर हम एल्युमिनियम ले लें तो उसकी चाल होगी 6420 मीटर पर सेकंड। यहाँ देखने से ही पता चल रहा है किसमें सबसे ज़्यादा चाल है उसकी, है ना। देखने से ही पता चल रहा है कि ठोस में। आपको एक और आइडिया देते हैं, जब ट्रेन आ रही होती है किसी पटरी पर तो ट्रेन की आवाज़ हमें हवा से तो आती नहीं है, मतलब वहाँ द्रव तो होता ही नहीं है। मान के चलो हम खड़े हैं हवा में अपने कान लेके, कान तो हमेशा हवा में ही रहते हैं, है ना। तो आवाज़ आएगी नहीं। बट अगर हम पटरी पर कान लगा लें जो कि ठोस है, लोहे की है, पटरी पर कान लगा लें तो काफ़ी दूर की ट्रेनों की आवाज़ भी हमारे कान तक आ जाती है। कारण क्या है कि ठोस में उस ध्वनि की चाल ना ज़्यादा ट्रैवल करती है और ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है। यही कारण है कि हमें ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल मिलेगी। तो आज मैंने जो है आपको वो बस दिखा देता हूँ कितना करा लिया। आज हमने जो है आरआरबी रांची रांची के लगभग ऐसे सवाल कर लिए हैं जो 1992 में आए थे, आरआरबी ने पूछे थे। और हमने सवालों के साथ साथ उनके आसपास का क्षेत्र भी जान लिया है। कल अगली वीडियो में अब हम करने वाले हैं बेंगलोर के आए हुए सवाल। ठीक है, अगली वीडियो में हम कहाँ के करेंगे? बेंगलोर के करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।